गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम्स में हम लोग जो है इसके पहले फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया को पढ़ चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक हम लोग का वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगर हम इसको इवोल्यूशन के थ्रू देखा जाए तो इवोल्यूशन में यह जो है फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया से अधिक विकसित जंतु होता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है प्लेटी, प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, प्लेटी मीन्स फ्लैट मीन्स चपटा, एंड हेल्मिन्स मीन्स होता है वर्म, मतलब कि चपटे कृमि। इस संघ में ऐसे जंतुओं को रखा गया है कि जिनका शरीर चपटा होता है, मीन्स कह सकते हैं जो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड वाले जितने भी जंतु होते हैं उन सभी जंतुओं को जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया। इसे मान लेते ये है वेंट्रल साइड, पीछे डॉर्सल साइड, तो उनके बीच में कोई हालो नहीं होता, कोई खोखला स्थान नहीं होता है, सीलोम नहीं होता है कह सकते हैं, क्योंकि इनको जो सेक्शन एस सीलोमेटा में रखा गया है। तो इनका जो डॉर्सल और वेंट्रल होता है एकदम चिपका हुआ होता है, इसे हम कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। यानी इसका जो अधर भाग है और जिसका पृष्ठ भाग है वो दोनों परस्पर चिपके हुए होते हैं। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड जो है ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इस फाइलम की स्थापना की अगर बात किया जाए, जो फाइलम है इसकी स्थापना जो है एस्टैब्लिश्ड बाई, इसकी स्थापना गेगनबार्ग ने किया था। इसकी स्थापना जो है गेगनबार्ग ने जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज को एक अलग संघ रखा जिसमें सभी चपटे कृमियों को उन्होंने रखा। जितने भी चपटे कृमि जो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थे उन सभी जंतुओं को इस प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा। देखिए अगर इसके अंदर जनरल कैरेक्टर की ओर चलते, जनरल कैरेक्टर में देखा जाए तो इसके क्या क्या चीज है। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर कि जब यहां पर सिफेलाइजेशन की प्रोसेस या कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, मींस ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। पहले ऐसे सदस्य हुए पोरीफेरा और नाइडेरिया के बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। इसके पहले पोरीफेरा और नाइडेरिया जो था, पोरीफेरा और नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक थे। यहां पर क्या मिल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये भ्रूण के तीनों स्तर से इनका विकास हुआ, एक्टोडर्म से हुआ, एंडोडर्म बीच में पाया जा रहा है, और साथ में जो भ्रूण का तीसरा स्तर मीजोडर्म है, उस मीजोडर्म का भी निर्माण यहां पर हो गया। मतलब इनके शरीर का परिवर्तन हो रहा है वो भ्रूण के तीनों स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा होता है। तो इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्योंकि मीजोडर्म शब्द यहां पर आ गया है, मीन्स यहां पर जो है ऑर्गन लेवल का होगा, मीन्स इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन आप बॉडी या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यहाँ ऑर्गन लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म स्तर बनना शुरू हो चुका है, अतः यहाँ पर जो है ऑर्गन लेवल के जंतु होते हैं। ऑर्गन लेवल के साथ साथ अगर यू मेटाजोआ की बात करें तो यू मेटाजोआ का सबसे निम्न कोटि का विकसित जंतु है, निम्न कोटि का है, लेकिन तो यह विकसित जंतु होता है। मीन्स यू मेटाजोआ में अगर सबसे पहले बात किया जाए सिफेलाइजेशन की, शीर्षीकरण की, मुंडीकरण की, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही सबसे पहले सिफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मीन्स यहीं से सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, स्टार्ट्स ऑफ सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन मतलब है कि शीर्ष का बनना, हेड का बनना यहां से स्टार्ट हो गया। ये एक ऐसा यूमेटाजोआ है जो कि प्रोटोस्टोमी होता है, जो कि प्रोटोस्टोमी में रखा गया है। प्रोटोस्टोमी मीन्स पहले बता चुके हैं, प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम मतलब माउस। इसके लोग पिछले वाले पार्ट्स में जो है जब एनिमल किंगडम्स के जो है मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पूरा जो प्रोटोस्टोमी एंड ड्यूटेरोस्टोमी का वर्णन किया है। तो प्रोटोस्टोमी क्या है, वेरी फर्स्ट स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ, यानी जो कोरक रंध्र, उस कोरक रंध्र के निकट से सबसे पहले माउथ का विकास हुआ, इसलिए इसको प्रोटोस्टोमी कहा गया। यानी सबसे पहला ये यहाँ पर प्रोटोस्टोमी प्रारंभ हुआ, सबसे पहले प्रोटोस्टोमी। इसके अलावा इसके सिमेट्री की बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है बाइलेटरल, यानी ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होते हैं।
अगर इसको किसी भी ओर अगर इसको काटा जाए, एक ऊर्ध्वाधर भाग से काटा जाए तो ये दो जो है पार्श्व भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन और किसी तल से काटने पर दो समान भागों में नहीं बढ़ता। तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी यहां पर प्रारंभ हो गई। तो प्रोटोस्टोमी है बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गन लेवल की, ये ह्यूमेटाजोआ जंतु होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनका सही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से बना होता है। ये होते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। अब आते हैं थोड़ा सा इसके जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पर देखते हैं। तो इसके स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर ध्यान में दिया जाए, हमने कहा कि प्लेटिहेल्मिन्थस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, और यूजुअली जितने भी इसमें जंतु होते हैं वो सभी जंतु यहां पर पैरासाइट होते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें ये पैरासाइट होते हैं। बट सम आर जो है अगर बात करें कुछ इसमें जो बट सम आर फ्री लिविंग, मतलब कुछ इसमें स्वस्थ रही भी होते हैं, स्वच्छंद जो है जीवित रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें पैरासाइट जो जंतु होते हैं, पैरासाइट को रखा गया जैसे हम लोग के मानते हैं इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, लीवर में कुछ पाया जा रहा है, किसी जंतु के लीवर में पाया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें जो जंतुओं को रखा गया है वो यूजुअली पैरासाइट नेचर के होते हैं। पैरासाइट नेचर का है, फ्री लिविंग है तो कोई बात नहीं, उसमें अगर फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। अगर लेकिन पैरासाइट की बात है, पहले बात करो फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग जो होते हैं इसमें रखा गया जिसको फ्री लिविंग है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें माउथ से लेकर के जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा माउथ टू एनस तक फैला एक लंबा एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होगा, अगर वो फ्री लिविंग है तो। बट अगर वो पैरासाइट है, अगर वो पैरासाइट नेचर का है तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाए? तो तीन चीजें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर वो पैरासाइट नेचर का है। पहला क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे माध्यम जैसे इंटेस्टाइन में पाया है। अब इंटेस्टाइन में ऑलरेडी जो है डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो ऑलरेडी डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स में पाया जा रहा है, तो उसको भोजन को पचाने की आवश्यकता क्या, उसको पचाया भोजन मिल रहा है। तो इस तरह से यहां पर कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, इसका कोई रोल नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इसका पहली बात, इसका कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज यहां पर अब इंटेस्टाइन में है तो वहां से फूड जो है लगातार एनस के थ्रू की जो वेस्ट बैक्टीरिया होते हैं एनस के थ्रू भी निकल जाएंगे, तो साथ में ये भी निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये वहां पर पड़े रहते हैं। तो दूसरा रीजन होता है इसके पास हुक्स होता है, सकर होते हैं, हुक्स सकर होते हैं, हुक्स होता है, या कोई अटैचमेंट ऑर्गन होता है, कोई अटैचमेंट ऑर्गन होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये होस्ट के जो मसल्स है उस होस्ट के मसल्स जाके चिपक जाते हैं। तो बड़ी तेजी से अगर जल की धारा निकल भी रही है तब भी वो अपने चिपके रहते हैं और वो आसानी से वहां से नहीं निकलते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें और होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जैसे अगर उसमें पाया जा रहा है, मान लेते हैं कि इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले वो स्टमक से होकर गुजरेगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम, जैसे मान लीजिए पेप्सिन, सबसे खतरनाक एंजाइम अगर कोई है पेप्सिन, जो प्रोटीन को भी तोड़ देता है, सबसे जटिल अणु होता है प्रोटीन, उसको तोड़ देता है। अब पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है तो इसको क्यों नहीं तोड़ सकता है, इसको क्यों नहीं जो है इसको नष्ट कर सकता है? तो उसका रीजन होता है इसके जो क्यूटिकल होता है, इसको ऊपर जो आवरण होता है इस पर एंटी एंजाइमेटिक क्यूटिकल पाया जाता है। इसके शरीर के ऊपर एंटी एंजाइमेटिक क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण यहां पर जो है जो एंजाइम हमारे शरीर में है वो एंजाइम इसको प्रभावित नहीं कर पाता है। तीसरे मेन टॉपिक होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, तो कोई काम नहीं है। सकर या हुक्स अटैचमेंट ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण चिपके होते हैं जो एंटी एंजाइमेटिक क्यूटिकल होते हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो जो एक और है वो फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों में पाया जाता है। वैसे इसमें क्या होता है, जनन की अपार क्षमता होती है। जैसे मान लेते हैं कि पेट में छिल है, अब पेट से जब वहां से निकला इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं कुछ अंडे दिया तो सारे अंडे निकल गए बाहर, हमारे शरीर में पैरासाइट नेचर में रह नहीं पाया। तो इसमें जो जनरेशन की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है, अपार होती है, बहुत ज्यादा मात्रा। तो मैक्सिमम निकल जाता है और कुछ वहां पर रह जाते हैं, कुछ एग्स जो है वहां पर रह जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं।
तो इस तरह से यहां पर जो है जनन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। रिप्रोडक्शन इसमें अधिक मात्रा में होती है, जनन की प्रक्रिया अधिक होती है, इसमें जन्म के समय अधिक अंडे बनते हैं। तो ये इसके सबसे जो कॉमन फीचर होते हैं दोनों के लिए होता है। तो ये इसमें पैरासाइट और जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा था कि पैरासाइट में जैसे मैंने बताया कि उसकी आवश्यकता है, पैरासाइट की उसके पास हुक्स या शकल होने चाहिए चिपकने के लिए, अटैचमेंट ऑर्गन होना चाहिए। दूसरा, एंजाइम से बचने के लिए उसके पास कवच होना चाहिए। और तीसरा, उसमें जनन की क्षमता अपार होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जनन करे, जिससे कि कुछ एक्स तो वहां पर लेइंग एक्स जो है वहां पर प्रेजेंट रहे, बाकी एक्स भले निकल जाए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर जो है पैरासाइट नेचर का होने के कारण ये चीजें इसमें पाया जाना अनिवार्य होता है। इसके अगले फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें अगर हम लोग कहें तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसमें पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि हमने कहा मेसोडर्म ऑर्गन लेवल का इसमें कुछ अंग पाए जाएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज होता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसे मान लेते हैं एक जंतु है, ये तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इसे मान यहीं पर है। इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इसको देखा जाए तो ऐसे होता है, पीछे की ओर बंद होते हैं, ब्लाइंड ट्यूब होता है, एक नलिका होती है, ब्लाइंड ट्यूब होता है। इसमें बहुत सारे यहां पर जो है एक धागेनुमा संरचना से निकली होती है, जिसको जब माइक्रोस्कोप पे देखे तो हिलता रहता है, माइक्रोस्कोप पे देखने पर ये हिलता रहता है। तो जैसे लहर निकलता है, जैसे लगता है कि आग कहीं लगा है तो आग की लपटे जो है लहरदार कर रही है, उस प्रकार होता है। तो इसको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसको नाम दे दिया गया फ्लेम सेल, फ्लेम सेल नाम ही दे दिया गया ज्वाला कोशिका। तो इसका जो उत्सर्जन होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार क्वेश्चन उसमें कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि प्लेटिनम मैग्नीज का उत्सर्जन क्या होता है, तो होता है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या है, ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका उत्सर्जन है, क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो हिलते रहते हैं, जैसे आग की लपटें हिलती रहती है। तो इस तरह से लगातार हिलता रहता है, इसीलिए इसको जो है ज्वाला कोशिका के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं, इसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं, इसको सोलेनोसाइट भी कह सकते हैं, ध्यान रखें, इसको सोलेनोसाइट भी कह सकते हैं, सोलेनोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये इसके जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो है पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें जो है पाया जाता है। अगर इसकी बात करें अन्य अंगों की तो इसमें जैसे मान लेते हैं कि इसके रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप यहाँ पर नहीं होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। इसके अगर अंतरांग की बात करें, जो एक्टोडर्मल लेयर है, एक्टोडर्मल लेयर और जो एंडोडर्मल लेयर होता है, एंडोडर्मल लेयर, इसके बीच में यहां पर एक तरल पदार्थ भी भरा होता है। इसके बीच में एक यहां पर पैरेन्काइमा नामक तरल पदार्थ यहां पर भरा होता है। पैरेन्काइमा नामक तरल पदार्थ जो है इसके जो आंतरांग है और जो उसके बाहरी अंग होते हैं उसके बीच में ढीला ढाला सा पैरेन्काइमा का अस्तर यहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें जो है उपस्थित होता है। अगर शरीर की बात करें तो शरीर हमने सबसे पहले बता चुका एसिलोमेट होता है, यानी कि इसमें वास्तविक देह हुआ नहीं पाई, ये एसिलोमेट जंतु है, नहीं एसिलोमेट है। और साथ में एक और होता है, अगर इसके शरीर में विखंडन भी है, वैसे तो जान लें कि इसमें विखंडन नहीं होता, शरीर में विखंडन नहीं होता, यानी कि इसका जो बॉडी होता है, बॉडी नॉन सेगमेंटेड होता है। बॉडी कैसा होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है। अगर मान लेते हैं सेगमेंट्स प्रेजेंट भी है तो भी इसमें जो सेगमेंटेशन होता है, विखंडन होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट भी है, मान लेते हैं सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, तब भी वहां पर क्या होगा, बट जो सेगमेंट्स होगा आर इज नॉट, सेगमेंट होगा वो सेगमेंट्स आर नॉट ट्रू, वास्तविक वहां पर जो है विखंडन जो है नहीं होता है। यानी जो विखंडन की बात करते हो तो विखंडन वास्तविक रूप में यहां पर नहीं पाया, तो यहां पर देखना रहता है। इसके अलावा इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वो सेक्सुअल टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है। लेकिन और एक चीज बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा एक चीज यहां पर बताया जा रहा है जो और किसी फाइलम के जंतु में नहीं पाया था। इसका क्या है,
इन संघ के जो जंतु होते हैं उसका जो स्पर्म होता है, स्पर्म बाइटेल्ड होते हैं, मतलब कि इसमें जो है दो पूंछ पाए जाते हैं, ये और कहीं पर भी जो है नहीं पाए जाए, किसी और संघ के जंतु में स्पर्म में जो है दो पूंछ नहीं पाए। जो इसका शुक्राणु होता है, इसके शुक्राणु में दो पूंछ यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये और कहीं भी किसी भी असंख्य के जंतु में दो पूंछ नहीं पाए गए। तो ये इसके कुछ यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टर और कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में बता दिया है कि एसिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, ऑर्गन लेवल के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सिफेलाइजेशन की प्रक्रिया इन्हीं से प्रारंभ हुआ, अतः यहाँ पर हेड बनना स्टार्ट हो गया, अतः यहाँ पर हेड बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब दो प्रकार के पैरासाइट होता है और एक जो है फ्री लिविंग्स होते हैं, फ्री लिविंग्स है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, माउथ टू एनस पार्ट्स तक फैला होगा। लेकिन अगर पैरासाइट है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं होता है, नहीं पाया जा सकता। सकर हुक साइड अटैचमेंट ऑर्गन पाए जाएंगे और एंटी एंजाइमेटिक क्यूटिकल्स शरीर में पाया जाएगा जिसको सुरक्षा करेगा और रिप्रोडक्शन की अपार क्षमता इसमें होगी। उत्सर्जन के रूप में ज्वाला कोश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ज्वाला कोश का इसमें पाया जाता है, इसको उत्सर्जन कहते हैं। ये ब्लाइंड ट्यूब होता है और भी यहीं से सारे उत्सर्जित पदार्थों को कलेक्ट करके यहाँ पर लाते हैं, यहाँ से शरीर से बाहर निकालता है। इसके अलावा इसमें जो है एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर के बीच में ढीला ढाला सा पैरेन्काइमा का स्तर होता है। एसिलोमेट होते हैं और शरीर जो होता है वो जो विखंडन जो होता है उसमें वास्तविक नहीं होता है, विखंडन पाया जा रहा है तो, और सिर्फ विखंडन नहीं पाया जाता। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया लैंगिक जनन के द्वारा होता है और स्पर्म जो होता है इसमें दो पूंछ, अकेले इन्हीं केवल कृमियों में स्पर्म में दो पूंछ पाए जाते हैं। इससे अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन तो इसके जो है क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टर्बिलेरिया, पहला जो क्लास है इस पहले क्लास में है टर्बिलेरिया। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लेनेरिया, इसमें एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। देखिए उसमें कुछ चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होती है चीज देना है। और इसमें अगर बात करें टर्बिलेरिया जो होते हैं इसमें रिजनरेशन की अपार क्षमता होती है। ध्यान रहे जो टर्बिलेरिया क्लास है इसमें रिजनरेशन की अपार क्षमता होती है। तो कभी कभी मान लेते हैं रिजनरेशन, कभी कभी पूछ लेता ऑप्शन में रहता है कि प्लेनेरिया में रिजनरेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो प्लेनेरिया चूंकि इस क्लास का सदस्य है अतः इसमें भी रिजनरेशन होता है। अब ये क्वेश्चन की रिजनरेशन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या है? तो रिजनरेशन का मतलब होता है कहीं से अगर मान लीजिए कोई खंड टूट जाए तो उससे फिर जो है वो पुनः उसकी खंड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें प्लेनेरिया जो है इसमें रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। दूसरा जो क्लास होता है सेकेंड क्लास ट्रिमेटोडा। जो क्लास ट्रिमेटोडा होता है इसको ध्यान रहे, जो क्लास ट्रिमेटोडा है इसको जो है फ्लूक वर्म के नाम से भी जानते हैं। जो ट्रिमेटोड्स है इसको हम लोग जो है फ्लूक वर्म के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान देना है कि इसको जो है फ्लूक वर्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो शकर प्राय होते हैं उस शकर में, इसमें जो अगर शकर की बात करें तो शकर जो होता है शकर का मतलब चूषक। हमने अभी जस्ट बताया कि जो पैरासाइट होते हैं यूजुअली पैरासाइट इसमें आते हैं फ्लूक वर्म, तो फ्लूक वर्म पैरासाइट मैक्सिमम है। तो उसमें शकर जो होता है उस शकर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्पाइस या यहाँ पर जो है हुक्स जो है प्रेजेंट होता है, यानी इस पे शकर में जो है स्पाइस या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी भी आर्गन से अटैक चिपकने के लिए यहाँ पर स्पाइस या हुक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट है फैसियोला। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है फैसियोला। फैसियोला का पूरा नाम है फैसियोला हिपैटिका। इसको हम लोग लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। फैसियोला हिपैटिका को लीवर फ्लूक के नाम से जो है जानते हैं। इसके अलावा इसको जो है हम लोग सिस्टोसोमा भी एक होता है, इसमें एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा भी जो है यहां पर रखा गया सिस्टोसोमा। तो इस तरह से जो है
जो ट्रिमेटोडा होता है इसको हम लोग फ्लूक वर्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो शकर होते हैं, शकर मतलब जो चूषक होता है, उसमें स्पाइंस या हुक्स के रूप में होता है। तो दूसरा क्लास जो था वो ट्रिमेटोडा होता है। तीसरे क्लास की अगर हम बात करें तो सिस्टोडा। तो तीसरा क्लास होता है वो होता है सिस्टोडा। जो सिस्टोडा होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग जो है, जो सिस्टोडा है, इसको हम लोग जो है टेप वर्म के नाम से जानते हैं। इसको जो है टेप वर्म ही कहते हैं। यानी टेप वर्म की अगर बात आए तो टेप वर्म जो होता है वो क्लास सिस्टोडा के अंतर्गत रखता है। और इसमें जो शकर होता है, वो शकर जो होता है इसमें कोई अटैचमेंट आर्गन पाया जाता है, अटैचमेंट आर्गन होता है। तो इसका जो शकर होता है वो अटैचमेंट आर्गन के रूप में यहाँ पर आसंजक अंग पाया जाता है, इसके द्वारा जो है वर्टिब्रेट से जाकर चिपकते नहीं है। इसमें भी पैरासाइट को जो है रखा गया, पैरासाइट्स को इसमें भी जो है रखा गया। इसमें एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, आता टीनिया, नाम सुन चुके हो, टीनिया सोलियम। तो इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो टीनिया इसमें जो है आता है। इसके अलावा इसमें एकाइनोकोकस भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, एकाइनोकोकस। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताया जाता है क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम्पल करके पूछ लेता है कि किसमें कौन सा अटैचमेंट आर्गन है या किसको और किस नाम जाते हैं। टेपवर्म में तो ये सब टेपवर्म में आएंगे, फ्लूकवर्म ये सब, फैस्टुला या सिस्टोसोमा जो है ये यहाँ पर ट्रिमेटोडा एंड फ्लूकवर्म में आएगा। तो जो यहाँ पर टर्बिलेरिया होता है ये स्वच्छंद होते हैं, यानी ये फ्री लिविंग होते हैं। टर्बिलेरिया कैसे है, ये सब फ्री लिविंग है। लेकिन अगर हम क्लास ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा की बात करें तो ये जो दोनों होते हैं पैरासाइट नेचर के होते हैं। एंड टर्बिलेरिया केवल फ्री लिविंग वाले जंतु को इसमें रखा गया है, और जो पैरासाइट्स होते हैं पैरासाइट्स को ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से जो फाइलम प्लेटियलमेंथी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। टर्बिलेरिया जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा गया, रीजनरेशन की अपार क्षमता से पाई जाती है, इसलिए वहां पर हमने शकर की कोई बात नहीं की क्योंकि वो फ्री लिविंग है। क्लास ट्रिमेटोडा फ्लूकवर्म में बनाते हैं, इसमें शकर, स्पाइंस और हुक्स के फॉर्म होते हैं, जहां पर फैस्टुला है, सिस्टोसोमा। और क्लास सिस्टोडा में जो है टेपवर्म इसको कहते हैं, शकर अटैचमेंट ऑर्गन होता है, उसके एग्जांपल टीनिया या फिर इकाइनोकोकस को इसमें रखा गया। तो इस तरह से जो फाइलम प्लेटियलमेंथीज है, ये फाइलम प्लेटियलमेंथीज जो कंपटीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप ये टॉपिक काफी समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले, और हो सके तो इन जैसे टॉपिक पढ़ाइए उसको नोट्स भी अपने पास जो बना करके रखते हैं, रफली के रूप में, जैसे रफली बोलते हैं उसी तरह से उसको बनाते रहे। धन्यवाद।